जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है WPI कौन जारी करता है। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए दो वर्ड होते हैं, एक CPI एक होता है WPI। यह है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता सूचकांक है ये। और ये है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ से फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर जब निकलता है तो वहाँ पे गणना होता है WPI का। और जो हम लोग उपभोग करते हैं उन सब वस्तुओं का गणना होता है CPI में। सबसे पहले देखिए WPI कौन जारी करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 697 वस्तुओं का बास्केट होता है। ये बास्केट हमेशा चेंज होता रहता है। सरकार अपने हिसाब से किन वस्तुओं को उसमें ऐड करना है, किसको निकालना है, उस हिसाब से डाटा चेंज होता रहता है। आप देख लीजिएगा, सबका एक वेटेज होता है। तो ये जारी कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट है CPI की गणना कौन करता है। देखिए सही आंसर है NSO। इसको पहले कहा जाता था NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अभी नाम चेंज कर दिया गया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान। वही है CSO, क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो हमको देखना है कि CPI की गणना कौन करता है? NSO। फील्ड लेवल पर इनके कर्मचारी होते हैं, पूरे देश भर में फैले हुए हैं। NSO का जो सैलरी बनता है, देश भर में 4 इनके ऑफिस है, कोलकाता, नागपुर, बेंगलोर और दिल्ली। इन 4 जगहों इनका हेड ऑफिस है। इनका सबसे मेन हेड ऑफिस है दिल्ली में, और हर राज्य में ये फैले हुए हैं। इनका ऑफिस है NSSO का। अब जैसे झारखंड लीजिए, रांची में है, हजारीबाग में है, डाल्टनगंज में है, आपका गिरिडीह में है। ऐसे वो सब डाटा कलेक्शन करते हैं फील्ड लेवल पे, सैंपल सर्वे लेते हैं और डाटा भेजते हैं, जिसके हिसाब से CSO NSSO उनको कंपाइल करता है और फिर आगे भेजा जाता है। तो CPI की गणना कौन करता है? NSO। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेहरू ने अंतिम बार वकालत कब की? किस वाद में? वाद मतलब ट्रायल। कहीं कहीं ये भी प्रश्न पूछा रहता है, नेहरू ने अंतिम बार कब वकील की कोट पहनी? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर है INA ट्रायल। INA का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब वो हार गए थे तो उनके अगेंस्ट ट्रायल चला था। इसको क्या बोलते हैं? INA ट्रायल। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। INA मतलब नेवी वाला वर्ड आता है ना, N से नेवी, इंडियन नेवी। तो नेवी का जो ट्रायल हुआ था 1946 में हुआ था, फरवरी महीने में। इसको बोलते हैं नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह। यह है INA, इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये इंडियन नेशनल आर्मी एक ऐसा क्वेश्चन है, बहुत ही विवादित क्वेश्चन है। जैसे आपको पूछा जाए INA किसकी दिमाग थी, मतलब किसकी दिमाग के कारण ये उपज ली थी। तो जब हम बचपन में पढ़ते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हम लोग पढ़ते आ रहे थे। इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज से दिल्ली चलो का नारा दिया था। फिर थोड़ा अध्ययन किए तो हमको पता चला कि रास बिहारी बोस, उन्होंने इनको बुलाया था कि मैं अध्यक्षता त्याग रहा हूँ, आप आइए और बागडोर संभालिए। तो उसके पहले आंसर जाने की नहीं, रास बिहारी बोस थे। फिर कुछ साल और हुआ, क्वेश्चन बदला, पैटर्न बदला एग्जाम्स का।
तो उसमें आंसर आने लगा कैप्टन मोहन सिंह। यहाँ तक भी सही था। अभी नया जो कुछ डाटा है उसमें है कि प्रीतम सिंह बोल के एक फौजी थे, सेकेंड वर्ल्ड वार में वो हार गए थे उनकी टुकड़ी, तो उनको एक वहाँ के ही मेजर थे आईजी फुजीवारा, शायद उनका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, जापानी आर्मी के ही आईजी फुजीवारा, आईवी फुजीवारा, उन्होंने उनको गाइड किया था। तो ये बहुत ही विवादित प्रश्न है। अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने ये आइडिया कंसीव किया था एनए को बनाने का, तो सबसे पहले आईवी फुजीवारा और प्रीतम सिंह। उसके बाद अगर देखा जाए तो कैप्टन मोहन सिंह, फिर देखा जाए तो रास बिहारी बोस, उसके बाद देखा जाए तो फाइनली तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इनका नेतृत्व किया ही था। तो अंतिम वकालत किस बात में किया था उन्होंने? आईएनए ट्रायल में। और नौसेना विद्रोह के बारे में आप लोगों को तो पता ही है कि जो उस समय के शिप थे उनको कहा जाता था HMS, हर मैजेस्टी शिप, महारानी के नाम पर। अभी जो शिपों को बोला जाता है INS, इंडियन नेवल शिप। तो तलवार नाम का एक शिप था जिसमें BC दत्त बोल के कोई नौसैनिक थे। उन्होंने वहाँ जो दीवार में पेंटिंग क्या हो रहा था ना जहाज में, उसमें कील या किसी से चीज दिया था क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उनको उनके अगेंस्ट सबसे पहले उन लोगों ने एक्शन लिया और फिर ये विद्रोह मुंबई, कराची और जो भी हार्बर थे, जहाँ जहाँ इंडियन नेवी के मतलब अंग्रेज नेवी के शिप थे, सब जगह फैल गया। बाद में भारतीय नेताओं ने जो है उन्होंने को समझाया कि ये सही रास्ता नहीं है, तो उन्होंने हथियार डाल दिया। ये भी सुनने में आया था कि मुंबई के जो शिप थे उन्होंने अपना गन, मिसाइल, उनका बैरल जो है मूव कर दिया था गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, और वही बगल में है ताज होटल। तो उन्होंने बोला था कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो पूरे मुंबई को तबाह कर दूंगा। लेकिन बाद में भारतीय नेताओं सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और जो भी थे, उन्होंने समझाया, भुलाभाई देसाई, आपका नेहरू जी, कि आप लोग हथियार डाल दीजिए, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि उनको पता था कि भारत आज़ाद होने वाला है। अगर सैनिक इस तरह का कदम उठाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चलिए, ये अलग टॉपिक था, नौसेना विद्रोह, INS और INA में आप लोग डिफरेंस रखिएगा। तो INA ट्रायल। चलिए, वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली? सही आंसर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और सबको समझा रहे थे कि समाज में छुआछूत नहीं होना चाहिए, कम उम्र में लड़कियों की शादी नहीं देनी चाहिए। इन्होंने अपनी 13 या 14 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के शासक के साथ कर दिया था, राजा के साथ, और बोला कि ये भगवान की मर्जी है। तो जो ब्रह्म समाज के लोग थे इनसे बहुत खफा हो गए थे, और बाद में इन्होंने, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से बाहर भी निकल गए थे, साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया था। तो चलिए, वामा बोधिनी पत्रिका किसने निकाली? केशव चंद्र सेन। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित, ऑप्शन देखिए, आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सही आंसर है भवभूति। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कीमती समय बर्बाद ना हो। दूसरा, कि कहीं कहीं मैं इंग्लिश वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, या तो पूरा हिंदी में लिखूं या पूरा इंग्लिश में। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको मैं अगर हिंदी में लिखूं ना, जैसे रोड मैप प्लान, अब सड़क मैप प्लान, रोड मैप मतलब समझ में आता है कि कोई चीज आगे क्या करना है, क्या कदम उठाना है, वो रोड मैप कहलाता है। विजन एंड एक्शन, अब मैं यहाँ लिख दूंगा दृष्टि,
चाहे लिख दूंगा आंखों की क्षमता, तो ये क्या होगा ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन आपको पता है विजन मतलब कोई चीज को देखना कि अब मुझे आगे क्या करना है, एक्शन मतलब क्या करना है। तो इसीलिए मैं जहां लगता है कि ये वर्ड हिंदी में टिपिकल हो जाएगा, इंग्लिश में ही ठीक है, ताकि लोगों को एग्जाम के समय रिकॉल हो पाए, इसीलिए मैं ये सब वर्ड लिख रहा हूँ। बाकी ये तो नॉर्मल वर्ड है कि हाँ हिंदी इंग्लिश आजकल मैक्सिमम स्टूडेंट समझते हैं। नीति आयोग कितने वर्षों का विजन एंड एक्शन प्लान बनाती है? सही आंसर है 7 वर्ष। 7 वर्षों का विजन एंड एक्शन प्लान बनाती है। नीति आयोग कितने वर्षों का रोड मैप प्लान बनाती है? लंबे समय के लिए रोड मैप, सड़क पे चलना है लंबे दूरी के लिए, 15 वर्षों का रोड मैप प्लान बनाती है। सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, IW औद्योगिक कामगार की गणना कौन करती है? इसी के आधार पर DA जो कर्मचारियों को डियरनेस अलाउंस मिलता है, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, अभी शायद 42% है, 42%, तो जो वेस्ट बंगाल में है अभी शायद 10% है। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की गणना कौन करती है? इंडस्ट्रियल का नाम ही है, वर्कर है, तो लेबर ब्यूरो इसकी गणना करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए मैं क्वेश्चंस, अब महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था ये सबको पता है, 1917। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं लाने वाला हूँ, मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगा जो थोड़े से टिपिकल हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगर मैं 100 क्वेश्चन पढ़ाऊँ और उसमें से अगर 10 क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन, 100 में से अगर एक भी क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में, तो वो काम का है। लेकिन अगर मैं हजारों हजार क्वेश्चन पढ़ा दूं और उसमें से 5 भी क्वेश्चन ना आए तो कोई लाभ का नहीं है। तो मैं ढूंढ ढूंढ के ऐसे प्रश्नों का संग्रह लाता हूं जो आने की संभावना है। चलिए कुछ नए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची में कौन नहीं आता? आपको 5th और 6th शेड्यूल जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है आदिवासियों, जनजातियों, एसटीज के परिप्रेक्ष्य में ही होती है, एससी और एसटीज के परिप्रेक्ष्य में होती है। तो आपको पता होना चाहिए 5th शेड्यूल एरिया में क्या है और 6th शेड्यूल एरिया में क्या है। भारत के जो 10 राज्य हैं वो आते हैं 5th शेड्यूल एरिया में, और 4 राज्य हैं वो आते हैं आपका 6th शेड्यूल एरिया में। अब वो 4 राज्यों में कौन सा राज्य इसमें नहीं है? तो सही आंसर है नागालैंड। असम, मेघालय और त्रिपुरा है। चौथा कौन सा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? नागालैंड। ये नहीं आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों में आदिवासियों की ही बात की गई है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में? तो देखिए 5th शेड्यूल एरिया में जो आदिवासी हैं वहाँ जनसंख्या बहुलता में है, और 6th शेड्यूल में है वहाँ पे बहुलता में नहीं है, लेकिन वहाँ भी आदिवासी रहते हैं और उनकी कुछ अलग परंपरा और नियम कानून रहते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के, आप सिंपली याद रखिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं उनको रखा गया है 6th शेड्यूल में, और बाकी भारत के जो एसटी बहुल राज्य हैं उनको रखा गया 5th शेड्यूल में। जैसे 10 राज्य में कौन कौन है, तो इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन वही है कौन सा नहीं है। तो झारखंड है, उड़ीसा है, आपका केरल नहीं है। सबसे पहले ऊपर से शुरू कीजिए, हिमाचल है, आपका राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर आइए मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है। ऐसे 10 राज्य हैं जो 5th शेड्यूल में आता है। बहुत सारा इसकी जानकारी है इसमें 5th शेड्यूल। अभी मैं इसको बोलना शुरू करूं तो अभी 1 घंटा लग जाएगा 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बारे में, लेकिन हम लोग को कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी?
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। क्लास 9th में हम लोग का ये था चैप्टर। तो उसी समय मैंने एक कोड बनाया था, चेन टाई और गोपो। ये मैंने अपना मैं बार बार भूल जाता था, कंफ्यूज करता था कि किसने किसकी खोज की थी। चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी, उसके बाद मैंने आज तक कभी नहीं भूला। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, टॉ से थॉमसन, THOM, थॉमसन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? नाभिक का। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में भारत के कितने लक्ष्य हैं? ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अपाला मिश्रा, जिसको यूपीएससी में लास्ट ईयर IAS मिला है, उनको पूछा गया था इंटरव्यू में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कितने लक्ष्य हैं इसमें? 8 लक्ष्य हैं। SDG गोल्स, MDG गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सब ध्यान रखना है। MDG गोल्स 2015 तक था लक्ष्य। अभी जो अभी चल रहा है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, वो अभी 2030 तक चलेगा। जो 17 लक्ष्य है हम लोग का। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 8 लक्ष्य है उसमें। किगाली अमेंडमेंट किससे संबंधित है? किगाली अमेंडमेंट संबंधित है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। इनको इनके उत्पादन या इसके प्रयोग में बैन लगाना या मिनिमम यूज करना। धार्मिक शिक्षा की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? देख लीजिए, सही आंसर है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 27 क्या है? धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देना या ना देना ये मेरी मर्जी है। किसी धर्म के लिए मैं कर देना चाहूँ या नहीं, या दान देना चाहूँ या नहीं, ये मेरी मर्जी है। ये सबकी अपनी अपनी संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षा कहीं दिया जा रहा है तो मैं जाना चाहूँ या ना चाहूँ ये मेरा अधिकार है। अगर बच्चा है, माइनर 18 साल से कम है, तो उसके अभिभावक या गार्जियन, माता पिता, उनका लिखित अनुमति जरूरी है, तभी आप बच्चे को भेज सकते हैं। अनुच्छेद 29 और 30 है अपना धर्म का जो स्कूल है या जो भी संस्थान है उनको मैनेजमेंट करने का अधिकार देता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गांधी जी ने एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा? बेलगांव 1924 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 39वीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन है आपके सामने। तो जहाँ सबसे ज्यादा टाइगर होंगे वही ना होगा। तो ग्लोबल टाइगर फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी भारत में लगभग 3500 टाइगर्स हैं। नूर सुल्तान सॉरी राजधानी है, राजधानी मतलब कैपिटल, किसकी कैपिटल है? कजाकिस्तान की। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद मीन्स आर्टिकल, राज्यपाल की स्वीकृति से केंद्र का कोई कार्य राज्यों को सौंप सकता है? राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल को पहले स्वीकृति ले लेगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति साहब इन्फॉर्म कर देंगे,
या उनसे स्वीकृति ले लेंगे और केंद्र का कोई कार्य राज्यों को सौंप सकता है। केंद्र सरकार का कोई भी कार्य हो वो बोल सकता है आप कीजिए इस काम को, राज्य को दे सकता है। तो यह है अनुच्छेद 258। जैसे मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भारत का जो संविधान है, चाहे भारत के संविधान में जो प्रावधान है वो संघ को ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं। तो उसमें ये पॉइंट हम लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति चाहे तो केंद्र का कोई भी कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो नहीं सौंप सकता। राज्य सरकार रिक्वेस्ट कर सकता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अगर स्वीकृति दे तब जाके वो राज्य सरकार कोई भी कार्य केंद्र सरकार को सौंप सकता है। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को स्वीकृति मीन्स वो स्वीकृति मिला ही रहता है, क्योंकि राज्यपाल कौन होता है, केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधित्व होता है, राज्य में रहता है। तो कोई भी काम केंद्र सरकार राज्य सरकार को सौंप सकता है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि राज्य कोई काम राष्ट्रपति की परमिशन के बिना वहां पे नहीं सौंप सकता है। प्रत्येक राज्य कार्यपालिका मीन्स एग्जीक्यूटिव, 3 ऑर्गन्स होते हैं ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जो न्यायपालिका। तो यहाँ पे दिया गया है कार्यपालिका मीन्स लेजिस्लेटिव का काम है नियम बना देना, उसको लागू करने का काम किसका होता है, कार्यपालिका। तो कोई भी राज्य का एग्जीक्यूटिव इस प्रकार शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, मतलब इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे केंद्र की कार्यपालिका पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब केंद्र का जो एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। 21 अनुच्छेद के तहत है। ऑप्शन यही है आपके पास जो पहले वाले क्वेश्चन में है। मतलब राज्य कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन इस तरह लेगा कि जो केंद्र के हिसाब से सही हो। तो अनुच्छेद 257 में ये लिखा गया है। 257 अनुच्छेद 257 है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 257। कि कोई भी राज्य का कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव इस प्रकार कोई काम ना करेगा जिससे केंद्र का एग्जीक्यूटिव पावर बिगड़े या उनका अधिकारों का हनन हो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को लेके आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।